डॉक्टर सादिया की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे और ये इज़्ज़त बख्शी और आपके साथ जो जर्नलिस्ट और जो इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो रिस्पेक्टेबल जो स्पीकर्स आपने बुलाए हैं, मिस अफशान बाजवा साहिबा, मिस्टर मुनीर साहब, मिस सादिया सादत फ्रॉम लंदन एंड सकीन हुसैन मलिक और जितने भी यहाँ पे सीनियर साहब भी बैठे हुए हैं और जितने भी ऑडियंस में बाबर अब्बासी, खालिद साहब भी हैं यहाँ पे और भी जितने भी हैं, मैं आप सबकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आज आप लोगों की काफ़ी हैवी इंगेजमेंट्स भी चल रही है इस्लामाबाद के अंदर। बट ये जो बात अभी मुनीर साहब की हुई है, ये जो इनके गिले शिकवे हैं, ये बिल्कुल वैलिड है और ये कॉमन सेंस है क्योंकि देखें आई कम टू द मेन टॉपिक ऑफ वुमेन इन चिल्ड्रन, बट क्योंकि मेरे अंदर भी एक आप कहें फ्रस्ट्रेशन कहते हैं या एक क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा कि यहाँ पे एक आपस में ही इतना इंटरनल केओस रहता है, सॉरी टू से, जो कि गांव में भी आई थिंक इतनी जहालत नहीं होगी जो यहाँ पे नेशनल लीडरशिप के अंदर होती है। और मैं आज फिर से ये बात करूँगी क्योंकि ये आपस में इतनी लड़ाइयाँ कर रहे हैं एंड दे हैव नो आइडिया, ना इनकी आई थिंक वो इतनी कोई अंडरस्टैंडिंग है ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स की, दुनिया कैसे चलती है। ये यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव है, क्या दुनिया को नज़र नहीं आ रहा, क्या वो देख नहीं रहे, अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं? आप दुनिया को क्यों ब्लेम करते हैं? आप पहले ये रियलाइज कर लें कि आपने तो भाई आधी सदी दे दी बायलैटरलिज्म को, 50 साल दे दिए जिसपे कश्मीरी रहनुमाओं ने, कश्मीरी लीडरशिप ने या उनकी आवाम ने एक दफ़ा भी चू नहीं की जो जुल्म बर्दाश्त करते रहे। और वो इसलिए किया कि पुरअमन हल निकले। शिमला के बाद अब ताशकंद पीक ज़माने में हुआ, बहुत कुछ इंडो पाक डायलॉग्स हुए, बहुत से जिनके ऊपर बड़ा मीडिया कवरेज हुई। हम अभी करीब आ रहे हैं किसी फैसले की तरफ, हम आ रहे हैं, ये होने वाला है, वो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हुई है, ट्रेड डिप्लोमेसी हुई, क्रिकेट डिप्लोमेसी का भी बड़ा एक चक्कर चला, फिर एक क्रॉस कल्चरल डिप्लोमेसी भी हुई, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी हुए, आपका आगरा समिट भी, लाहौर वाला भी हुआ जिसमें लाहौर एग्रीमेंट जो वाजपेयी साहब यहाँ आए, 4 पॉइंट्स हुए जनरल मुशर्रफ के। पाकिस्तानी कौम ने बहुत कुछ देखा है, हमारे यहाँ के जो हिस्टोरियंस आप कह दें या जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं फॉरेन अफेयर्स के ऊपर, वो देख सकते हैं कि इसकी शेल्फ लाइफ एक्सपायर हो गई थी बहुत पहले ही। और इसको जैसे कि एक जिंदा एक लाश कोई बंदा घसीटता जाए कि हाँ भाई हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, और दूसरी जो पार्टी है वो 50 साल गुजार के उसमें अपनी आर्मी की तादाद भी बढ़ा देती है, काले कवानीन भी बढ़ जाते हैं, कश्मीरियों को बॉडी बैग्स ही मिल रहे होते हैं, और हम फिर भी वहाँ पे अपनी तहरीक को ज़िंदा रखते हैं, जो कि एक मौजज़ा है। देखिए 70 साल हो गए मुनीर साहब, एक सियासी तहरीक चली है और वहाँ लीडरशिप के ये ब्यूटी है डेमोक्रेसी की कि लोगों के ओपिनियंस हैं वहाँ पे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, ये उनका राइट है कि वो अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज करें। या तो हम कह दें कि वो इंसान ही नहीं है, हम ये कह दें ना कि वो इंसान नहीं है, वो किसी और लेसर गॉड की पैदावार है। अगर वो इंसान है तो उनको भी अपनी शनाख्त का होने का हक है जो यूएन ने भी उनको दिया, और आज तक वो मसला हल नहीं हुआ यूएन में क्योंकि 50 साल से यूएन को यही पता था जी ये शिमला हो गया है तो इसको बायलैटरली इन्होंने हल करना है, हमने पीछे से तहकीक करनी है या कोई पीछे से कुछ ममालिक ने थर्ड पार्टी इनविजिबल इंटरवेंशन करनी है और कोई सेटलमेंट हो जाएगी। मगर अब वो मामला आ गया जो शायद पहले पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए था हुकूमतें जितनी आई कि ये भाई मसले का हल तो एक ही है, दो हल है, बल्कि एक तो है भी नहीं, या तो इस पे जंग कर लो, जंगें पहले भी हो चुकी हैं, अब तो खैर माशाल्लाह से सब न्यूक्लियर है, अब तो चाइना भी आ गया है, या इसको यूएन के अंदर उनको आज़ादी दिलवाने के लिए वहाँ पे जाके दस्तखत करें, वहाँ की कमेटीज़ हैं, वहाँ के रैपटर्स हैं, वहाँ की प्रोसीजर्स हैं, बाकायदा एक पूरी एक साइंस है यूएन का जो मैकेनिज़्म है, उसको इंगेज किया जाए, या कश्मीर को ऑब्जर्वर स्टेटस दिलवाया जाए जैसे पैलेस्टीनियंस को मिला है, या यूएन के कोई कश्मीर एनवॉय नॉमिनेट कराया जाए, जो कि हाईएस्ट टाइम आ गया, वी हैव क्रॉस दैट शेल्फ लाइफ ऑल्सो, जो जेनोसाइड हो रही है, और अब 2 साल हो जाएंगे कुछ अर्से के अंदर जो ये जेनोसाइड का जो ऑर्डर पास किया है हिंदुस्तान ने, जो लेटेस्ट फॉर्म ऑफ हाइब्रिड वॉर का दौर है, अगर
मगर उससे भी एक कदम आगे लॉफेयर जो हिंदुस्तान ने किया है, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू उन्होंने एक पूरी कौम को रेफ्यूजी बना दिया है। कोई गोली नहीं मारी, कोई बॉम्ब नहीं फाड़ा, कोई ग्रेनेड अटैक नहीं हुआ, सबको एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू उन्होंने अपनी ही कौम के ऊपर डिसमेंबर कर दिया है, वहाँ पे रेफ्यूजी बना के उनको फेंक दिया है, स्टेटलेस कर दिया है और उनकी नस्ल कुशी हो रही है। और अगर हम इस ख्वाब में रहें कि जंग ना हो जाए, जंग शुरू हो गई, हम एक्सेप्ट कर नहीं रहे या हम मान नहीं रहे इस बात को, मगर ये तो शुरू हो गया 27 फरवरी 2019 जब न्यूक्लियर कोड्स एक्सचेंज हुए थे। तो उसमें अल्लाह ताला ने कोई मौजा हुआ है कि रुक गया वो ट्रिगर बटन, मगर उस नौबत पर तो आरएसएस ले आई है और उन्होंने आना है, उसके ऊपर मजीद बढ़ती जाएगी अखंड भारत की बैटल। और अब भी अगर आप चाहेंगे कि आप उम्मीद करेंगे या तवक्को करेंगे कि हिंदुस्तान अमन की तरफ आए, तो ये नियर इम्पॉसिबल। ये इस चीज़ में अब हमारा तो जेनोसाइड हो रहा है। मैं या मेरे साथ जितने और लोग हैं जिनके ख़ानदान वहाँ पे हैं और जो तहरीक भी चला रहे हैं, हमें पता है किस तरह हम रोज़ एक रात को एक लाश की तरह सोते हैं और जिंदा जिस तरह हम होते हैं रोज़। अभी कोई खबर आ गई, अभी कोई पैनिक अटैक होता है, अभी कुछ हो जाएगा यासीन साहब के साथ, अभी कोई आसिया अंद्राबी को खबर आएगी, अभी कुछ किसी को हो जाएगा। एक घर में पिछले दिन 3 जवान लड़कों को स्लॉटर किया है और thousands of youths are being shifted to torture cells which have been built underground in Indian occupied Jammu and Kashmir। और ये अभी बनाए गए हैं क्योंकि जंग की तैयारी है और वो कर रहे हैं जंग, और हम लोगों को इसको इट्स हाई टाइम, जो मैं बात कुछ दिनों से कर भी रही हूँ, पाकिस्तान शुड announce from the parliament and nullify this Shimla once and for all and go for the UN resolutions. We don't want anything less than that. We didn't give our lives away for some 4-point formula or some track 2 या कोई सौदाबाजी के लिए कि LOC को कुछ और हमने बनाना है, लाइन ऑफ ट्रेड बना देना है या लाइन ऑफ फलाना बना देना है, कोई नए नए वर्ड्स डाल देने, इस फैशन से अब निकल जाए, इस डिप्लोमेटिक फैशन से, इन नई नई टर्मिनोलॉजी से। वी आर सिक ऑफ इट। हमें अपनी आइडेंटिटी चाहिए। उस आइडेंटिटी के लेने के लिए कम से कम जो आप मुनीर साहब बात कर रहे हैं ना, आपने दुखती रग पे हाथ छेड़ दिया है कि वो बात मैं कब से कर रही हूँ और आप भी कर रहे हैं, आप सुन रहे होंगे। मैं तो ये तो मोदी ने तो अब किया है, तो पिछले 5 साल का जो उसका टेन्योर गुजरा है सबको पता है। जो लोग कहते हैं जी हमें ऑफ गार्ड दे दिया, ट्रंप के पास गए, अचानक उसके बाद शायरा करते, भाई उससे पिछले 5 साल मैं तो उधर ही थी जब मोदी ने पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना है। उसके बाद जब मैं वहाँ पे उन्हीं दिनों में ही मैं गई थी श्रीनगर। मुझे पता है कि जब पहली उसके खिलाफ जो रिवॉर्ड यासीन साहब ने की, अनाउंस की क्विट कश्मीर की, उस वक्त कश्मीर में एक टेरर था कि ये आरएसएस का बंदा खुद जो फैशिस्ट माइंडसेट का एक इनकी आर्मी है, मगर यहाँ तो अब ये किस हद तक जाएगा, मतलब यहाँ पूरा का पूरा कब्रिस्तान। और उसमें जब वो पहली रैली निकली कश्मीरियों की मासूमा से, मैं खिड़की से झांक रही थी और जो उस दिन गोलाबारी, इम्पॉसिबल हद तक जो अटैक्स लोगों पर हुए, पैलेट शावर किए गए, मैंने कहा आज यासीन वापस नहीं आएगा। आज यहाँ जितने भी जवान लड़के लड़कियाँ निकल रहे हैं बाहर, क्योंकि आई कुड नॉट गो आउटसाइड बिकॉज बच्ची थी, बीमार थी, शी वाज इन माय लैप, 1.5 ईयर ओल्ड थी वो उस ज़माने में। तो मैं आपको बता रही हूँ, उन जब वो आते साथ ही उसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि उसने ये एब्रोगेट करना है पिछले टेन्योर में भी, और उसने इन 4-5 सालों में गाँव के गाँव जी खाली कराए। खाली क्यों कराए, कासोस के ऑपरेशंस क्यों कराए? क्योंकि उसने वहाँ पे कॉलोनीज बनानी थी, उसने वहाँ इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने थे। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इंडिया के, उनके लिए वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़े बड़े होटल्स की स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन खाली तो करनी थी, या तो कब्र बना देनी थी कश्मीरियों की, या उनको वहाँ से निकालना था। तो उसके लिए उनको मिलिटेंट ऑपरेशंस का एक्सक्यूज़ करना। तो अगर हम आंखें खुली रखेंगे अपनी, तो हमें ये कोई शौक नहीं लगेगा, कोई ये नवाज शरीफ का मसला नहीं है या इमरान खान का नहीं है। पाकिस्तान का कोई लीडर ओपनली ये जुर्रत नहीं कर सकता कि वो कश्मीर का सौदा करे। कोई पाकिस्तानी उनको सड़क पे खड़ा नहीं होने देगा। मैं आपको ये बता रही हूँ, मगर ग्रेजुअली एंड स्लोली जो एक पॉइजन दिया गया है पाकिस्तानी और कश्मीरी कौम को, ख़ास तौर पे कश्मीरी कौम ज़्यादा वल्नरेबल है। आपके पास तो माशाल्लाह एक आर्मी है टू डिफेंड यू, हर चीज़ है आपके पास, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट या गुर्बत या ये इन्फ्लेशन वाले इश्यूज़ हैं,
एक डेवलपिंग कंट्री के। बट अदर देन दैट ये तो वही कौम बैठी रही है और अमन 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 की डोरी हमने पकड़ी रखी। मगर अब तो हमें ये मान लेना चाहिए, और कल भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम अमन की दावत देते हैं। अमन की दावत आप किसको दे रहे हैं, किसके? और दूसरी पार्टी कहती है कि मोदी यहाँ आया, तो इसके आने या उसके जाने या उससे बात करने से अब ये मामला कहीं ऊपर आ गया है। और मैं इन सब से डिमांड करती हूँ कि यहाँ पे कश्मीर को वॉर जोन डिक्लेयर एक दफा करके तो दिखाए पाकिस्तान, करे एक दफा। वहां पे मैं डिमांड करती हूँ पाकिस्तान की सरकार से भी कि आप ये करें, हम देखते हैं कौन कौन साथ देगा कश्मीरियों का। एयर ड्रॉपिंग हो फूड और मेडिसिन की, 2 साल से गला खुश्क हो गया है, जब भी कर्फ्यू होता है वहाँ पे भूखे प्यासे लोग मर जाते हैं और फिर सड़कों पे निकलते हैं, दूध पीते, बच्चों के पास दूध नहीं। आपके किसी घर में 2-3 दिन के लिए मैं देखूं फाका, आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? आपको ये कोरोना के दौरान कितनी यहाँ पे डिप्रेशन फैला है पूरी दुनिया के, कॉलोसल लॉस हुआ है इकोनॉमीज का, हर चीज़ में। हमारा तो पता नहीं कब से ये कोरोना से भी बदतर चल रहा है। मैं आई फेल कि इसको कर्फ्यू कहें, सीज कहें, लॉकडाउन कहें, जो कश्मीरी विटनेस करते रहे। तो अब हमें कम से कम 10 इयर्स की तो पॉलिसी दी जाए ना, कि अब हमने यूएन में जाना है, हमने हिंदुस्तान को ब्लैकलिस्ट कराना है, आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हमने इसके प्रूफ से बहुत न्यूमरस टेररिस्ट एक्टिविटीज में, मेका बॉम्बिंग, गुजरात किलिंग्स, चर्चेस पे अटैक्स, दलित्स के ऊपर जो इंसिडेंट्स हुए, मुसलमानों को जो जिंदा जला दिया गया है, फिर उसके बाद जो वहाँ पे एंटी माइनॉरिटी बिल्स आए कैब के, फिर बांग्लादेशीज को स्टेटलेस किया है, सिख फार्मर्स के साथ जो वो कुछ कर रहे हैं, तो वो, और जो सबसे बड़े गए जो एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370-35A, क्योंकि आप सबको भी इस बात का अच्छी तरह पता है कि दिस इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, यहाँ पे कोई भी लॉफेयर नहीं एग्जीक्यूट हो सकता या कोई इंडियन ऑर्डर। वो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो ऑर्गन था वो भी काट दिया है मोदी ने बायलैटरलिज्म काट दिया है, उसने अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्शन कश्मीर से काट दिया है। अगर आप थोड़ी सी इसके वो लीगल पर्सपेक्टिव पे हम लोग जाएं, उसने यूएन करारदादे, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स चार्टर, इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जिनीवा कन्वेंशन, जब आज हम बच्चों और चिल्ड्रन की क्या बात करें और औरतों की, भाई कोई राइट ही नहीं है, वहाँ तो जंगल लॉ चल रहा है इस वक्त। और टेक्निकली अगर देखा जाए तो वो एक बिल्कुल ही एक इंडिपेंडेंट होता है जिसका कुछ पता ही नहीं है कि उसके ऊपर कंट्रोल किसका है, और जो उसकी लीडरशिप है, जो अवाम की आवाज़ है, उन सबको तहखानों में बंद किया हुआ है, डेथ सेल्स में उनको टॉर्चर किया जा रहा है, कैद तन्हाइयों में उनको फांसी देने की तैयारी की जा रही है। यासीन साहब को तिहाड़ की डेथ सेल में रखा है। जितनी तेज़ी से इन्होंने ये लॉकडाउन के बाद मतलब जो थोड़ा इन्होंने जो जुडिशल हेयरिंग जो स्टार्ट की है, तो सबसे पहला टारगेट कौन हुआ है? वो कश्मीरी हुए हैं। झूठे 35 ईयर ओल्ड पुराने झूठे मुकदमे खोल दिए हैं जिसके थ्रू वो बैन कर देंगे या खुदा न खास्ता लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर देंगे। हम लोग तो तबाह हो गए ना, हम लोग तो ख़त्म हो गए। हम लोग ये ना देखिए कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तैयार होकर आए हुए हैं, मगर इतनी बड़ी तहरीक को जो लीडरशिप चला रही है, उनकी आवाज़ के लिए पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाना चाहिए। और आप ये भी देखें कि दुनिया ने फिर भी आवाज़ उठाई है कुछ हद तक। 3 सेशंस हुए सिक्योरिटी काउंसिल के, बेशक क्लोज हो, 3 रिपोर्ट्स आई हैं इंटरनेशनल जो यूएन की ह्यूमन राइट्स कमीशन की, और उसके अंदर थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने आज़ाद कश्मीर का, एजीबी का डाला है। मेन चंक उन्होंने इंडिया पे डाला है जो अट्रॉसिटीज़ करें, और वो सिर्फ मोदी के टेन्योर की नहीं उन्होंने डाली, उन्होंने डिमांड की है यूएन ने इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन कमीशन यूएन की, जो आज से पहले जितनी भी रेजोल्यूशंस आई हैं यूएन की हमारे हक में, हमारी आज़ादी के लिए, उसके बाद ये एक और डिमांड आई है प्लेबिसिट, रेफरेंडम, डीमिलिटराइजेशन के बाद ये एक बड़ी सॉलिड डिमांड आई है ओवर द इयर्स ऑफ इंडियन ऑक्यूपेशन। इस सब का दुनिया ने नोटिस लेना है, कमीशन बननी है, मगर वो कब बननी है उसका